स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। हमने आपसे वादा किया था कि आज आपको 3 यूनिट हम और कवर कर देंगे। तो भैया यूनिट नंबर 5 है आपकी सॉलिड स्टेट, यूनिट नंबर 6 और 7 है पॉलीमराइजेशन यानी बहुलीकरण, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिल जाते हैं तो उनका बहुलीकरण हो जाता है। तो ये तीनों यूनिट्स के जितने इंपॉर्टेंट हैं सारे इस एक वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट जो कि अपनी यूनिट नंबर 5 है उसके बारे में। एक वीडियो इसके बाद हम और बनाएंगे। यूनिट नंबर 8 जो कि डाई है, उसके बाद इसकी पूरी सीरीज 8 वीडियोस की खत्म। फिर आपको एक पूरा वन शॉट दे देंगे हम पेपर के सॉल्यूशन के साथ। उसके बाहर सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री में नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो चलिए फिलहाल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भैया जो ब्रैग इक्वेशन है वो क्या होती है। तो ब्रैग इक्वेशन होती है 2d sin थीटा। जिन लोगों के पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं वो लोग भी चिंता ना करें, ये जितने भी हमने वीडियो कराए हैं इनकी डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी 2-3 दिनों में पब्लिक कर देंगे हम। 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा, ये होती है ब्रैग इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मान के चलो मेरे भाई ये पेपर में 101% क्वेश्चन आ ही जाएगा भाई, ठीक। उसके बाद सीजियम क्लोराइड, CaCl का मतलब क्या है? CaCl का मतलब सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल हैज अ लैटिस स्ट्रक्चर। किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है? तो देखो भैया, एक तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। सिंपल क्यूबिक क्या होता है मेरे भाई? इस तरीके का केवल क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसे हम लोग बोलते हैं सिंपल क्यूबिक भाई, ठीक। दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड क्या होता है? जब इसके सेंटर पर भी एक पार्टिकल उपस्थित होता है तो उसे हम लोग बॉडी सेंटर्ड बोलते हैं। और तीसरा होता है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड क्या होता है? इसकी देखो, जैसे पासा है, पासे में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो जब हर फलक पर भी एक एक पार्टिकल उपस्थित होता है तो उसे हम लोग फेस सेंटर्ड कहते हैं भाई, ठीक है। तो जो सीजियम क्लोराइड है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक भाई, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द टाइप्स ऑफ ब्रेवाइस लैटिस, ये जो पूरे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है, कि बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ठीक, फिर क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, इस तरीके के टोटल कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं? इन सारे स्ट्रक्चर्स को मिला के हम लोग ब्रेवाइस लैटिस कहते हैं और ये टोटल 14 पॉसिबल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ये भी पेपर में बनेगा। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड में Na के पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब इसकी संयोजकता कितनी है और इसकी कितनी है? तो दोनों के 6 आयन होते हैं, यानी 6:6 इसका अनुपात होता है। एन एमार्फस सॉलिड इज, देखो दो तरीके के सॉलिड होते हैं, एक होता है परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमार्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है जिसका सब कुछ परफेक्ट होगा, और एमार्फस का मतलब होगा सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा, जैसे ग्लास एक एमार्फस सॉलिड है भाई, ठीक है। NaCl हैज फॉलोइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इसका स्ट्रक्चर FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक। सिंपलेस्ट क्रिस्टलाइन सिमेट्री फॉर सॉलिड इज, जो सबसे सरल वाला स्ट्रक्चर बन सकता है वो क्या होता है? तो वो क्यूबिक होता है। इसके अलावा ऑर्थोरोम्बिक होता है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल होता है, बहुत तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल भैया सिमेट्री वाला है सॉलिड में वो क्या है? क्यूबिक है। विच इज नॉट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे सल्फर जो है, सल्फर भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, ग्लास भी क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो ऑफ भैया सोडियम का, सोडियम की रेडियस और क्लोरीन की रेडियस, जो NaCl का क्रिस्टल है इसमें इनका रेशियो कितना होता है, अनुपात कितना होता है? तो अनुपात होता है 0.524, ये रेशियो होता है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। जितने भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में दे रहे हैं ये सारे ब्रह्मास्त्र हैं, अगर आप इन्हें पढ़ लेते हैं तो एज इट इज क्वेश्चन वैसे ही आ जाएगा पेपर में, कई बार लैंग्वेज भी नहीं बदली होगी। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, देखो भैया याद रख लो, जो सिंपल क्यूबिक होगा उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा 1, ठीक। जो बॉडी सेंटर्ड होगा उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 2, और जो फेस सेंटर्ड होगा इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 4। ये बिल्कुल याद कर लो, पेपर में इनमें से एक क्वेश्चन बन ही जाएगा भाई, ठीक। कैसे ये होते हैं ये भी हम आपको डिस्क्रिप्टिव जब वन शॉट देंगे तो बता देंगे। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल यहां पर आ भी गया मेरे भाई, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक में 1, फेस सेंटर्ड में 4 और बॉडी सेंटर्ड में कितने होते हैं? 2 होते हैं भाई। विच वन ऑफ द क्रिस्टल हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट,
कौन सा क्रिस्टल होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक सबसे ज्यादा होता है? तो जो भी मेटालिक क्रिस्टल होते हैं यानी जो भी धातु वाले क्रिस्टल होते हैं, धातु का मतलब क्या, धातु का मतलब पॉजिटिव वाले जो क्रिस्टल होते हैं जैसे Na पॉजिटिव, जो मेटालिक क्रिस्टल होते हैं उनमें जितना भी होता है प्लस और माइनस होगा। धातु का मतलब ही क्या है, जिसके ऊपर धन आयन होता है, धाधा वाला। तो मेटालिक क्रिस्टल भैया प्लस होगा, तो उसका जो उसे जब माइनस वाले को कस के पकड़ रखा होगा, जैसे अगर कोई कह दे NaCl है, इसे गला के दिखाओ, तो इसे गलाना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस है, दोनों एक दूसरे को बहुत कस के पकड़े होंगे और इन्हें गलाना बड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। नॉन क्रिस्टलाइन कह लो, एमार्फस कह लो, एक ही बात है। तो चाहे कोल यानी कोयला कह दो, चारकोल कह दो, ग्लास कह दो, सब इसी में आते हैं भाई। रेशियो ऑफ, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, जरा समझना। आपको वीज इंडाइसेस दे रखे होंगे और मिलर इंडाइसेस आपसे पूछेगा, सर जी मिलर वीज के, ये सब वैज्ञानिकों के नाम है, समझो। दे क्या रखा हो, जैसे 20 इंडाइसेस इन्होंने दे रखे हैं, किसी क्रिस्टल के लिए कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं और 1 है। इस तरीके से आपको संख्या दे रखी होगी, आपसे कहेगा मिलर इंडाइसेस बताओ। बहुत आसान होता है, सबसे पहले इनका उल्टा करना होता है। तो उल्टा का मतलब 1/2, 1/3, 1/1, उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद में ऊपर पूर्ण संख्या बनानी होगी। तो पूर्ण संख्या बनाने के लिए अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 3 रह जाएगा नीचे, 4 से गुणा करेंगे तो 3 रह जाएगा नीचे, 5 से करेंगे 3 रह जाएगा, 6 से गुणा कर सकते हैं, कर दो 6 से गुणा। जब 6 से गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 3 6, 3 दूनी 6, 1 से गया 6, यानी कितना आ गया 3 2 6, और यही इसके मिलर इंडाइसेस होंगे। यानी जो 20 इंडाइसेस आपको दे रखे होंगे उन्हें उल्टा करो, ऊपर पूर्ण अंक बना दो, वही मिलर इंडाइसेस कहलाएंगे। इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। प्लास्टिक क्या होता है? तो प्लास्टिक एक स्यूडो सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड है। स्यूडो का मतलब होता है आभासी, कि इसे हम सॉलिड कह सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से ये सॉलिड नहीं है भाई, ठीक। और किस कैटेगरी में आता है? तो परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं है, नॉन क्रिस्टलाइन यानी एमॉर्फस सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन आ जाएगा? जैसे NaCl, नमक की बड़ी बड़ी डेली देखी हैं, तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। KCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो KCl का स्ट्रक्चर होता है सिंपल क्यूबिक भाई, ठीक है। NaCl का फेस सेंटर्ड होता है, ऊपर बता चुके हैं। सीजियम क्लोराइड का बॉडी सेंटर्ड होता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। क्रिस्टल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, तो अभी हमने आपको बताया जो क्रिस्टल्स हैं, जैसे क्यूबिक एक क्रिस्टल का टाइप है, ऑर्थोरोम्बिक एक है, ठीक है। इस तरीके के जो क्रिस्टल्स हैं वो टोटल 7 होते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर बन सकता है बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, वो टोटल बन सकते हैं 14। उन 14 को कहते हैं ब्रेवाइस लैटिस। तो यानी जो क्रिस्टल्स होते हैं वो 7 तरीके के सिस्टम में उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। ब्रैग इक्वेशन में 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा, उसमें n क्या होता है? तो n को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन भाई, ठीक है। आगे चलते हैं भैया। क्लोजेस्ट पैकिंग इज मैक्सिमम इन द क्रिस्टल ऑफ, देखो भैया सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट पैकिंग किस में होगी? जिसमें भैया पार्टिकल ज्यादा होंगे। सबसे ज्यादा पार्टिकल फेस सेंटर्ड में होते हैं, तो फेस सेंटर्ड में ही क्लोजेस्ट पैकिंग होगी भाई। विच हैव मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, भैया ठीक है। तो धातु अशुद्धि डिफेक्ट किस में होता है? कौन सा उदाहरण है? तो कई उदाहरण दे रखे होंगे, फिलहाल FeO वाला खूब पेपर में पूछा जाता है, इसमें मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट पाया जाता है। लोएस्ट यूनिट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, जो पूरा क्रिस्टल लैटिस है उसके सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो सबसे छोटे भाग को यूनिट सेल कहते हैं। उस यूनिट सेल को अगर हम एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे, जेड अक्ष पे लगातार घुमाते रहेंगे तो वही बड़ा होकर क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म ले लेता है भाई, ठीक। फॉर द सॉलिड स्टेट इज अनट्रू, सॉलिड स्टेट के लिए क्या ठीक नहीं है? तो इट हैज हाई वेपर प्रेशर, कि इनका बाष्प दाब बहुत ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है। सॉलिड जितने भी होते हैं उनके लिए बाष्प दाब कम होता है। एमॉर्फस सॉलिड में देखिए रबड़ भी इसी का उदाहरण है, प्लास्टिक भी इसी का उदाहरण है। और इनमें प्रॉपर्टीज कौन सी नहीं होती हैं? तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं जी, अच्छा मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ज्योमेट्रिकल शेप्स, परफेक्ट शेप भी इनका नहीं होगा। रेगुलरिटी ऑफ द स्ट्रक्चर भी कुछ पता नहीं होगा, इसीलिए तो ये परफेक्टली सॉलिड नहीं है, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। कौन सा सॉलिड है? एमॉर्फस सॉलिड है, यानी नॉन क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल का अता पता ही नहीं है भाई, ठीक। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कितने तरीके की होती हैं? तो 3 तरीके की होती हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। भाई बहुत आसान है कि एक एक्सिस है, उसके चारों तरफ मतलब अगर सब बराबर चल रहा है, घुमाने पे बार बार वही स्टेट मिल रही है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री में कोई ऐसा प्लेन हो जिसे अगर हम बीच में रखें तो दोनों तरफ का मामला सेम दिखाई दे। मान लिया ये क्रिस्टल है अपना, इसके बीच में अगर हम कोई प्लेन रख दें, तो जो प्लेन रख देंगे बीच में, तो अगर इधर उधर वाला मामला बराबर समान आ रहा है तो वो क्या कहलाएगी?
प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी भाई, ठीक है। ऐसे ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। टेट्रागोनल सिस्टम के लिए क्या गलत है, तो ए बी सी के मान बराबर नहीं होते हैं, ये टेट्रागोनल के लिए गलत है भाई। साइज ऑफ क्रिस्टल डिपेंड्स अपॉन ए बी सी। अच्छा है क्या, तो ए बी सी साइड है कि भैया ये ए, ये बी, ये सी किनारा है उसका। तो साइज ऑफ क्रिस्टल्स लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है सरल भाषा में। किसी क्रिस्टल का साइज डिपेंड करता है रेट ऑफ इट्स फॉर्मेशन, कि वो बन कैसे रहा है, उसकी दर क्या है, कितना ज्यादा बन रहा है, उस पर डिपेंड करेगा उसका साइज कितना होगा। क्रिस्टल्स ऑफ अ सब्सटेंस है, किसी सब्सटेंस के जो क्रिस्टल हैं उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो निश्चित होती है, डेफिनेट होती है भाई। ए बी सी यानी जो साइड है वो बराबर नहीं है। अल्फा बीटा गामा यानी जो कोण है, समझो मेरे भाई कि मान लिया लंबाई गुणे चौड़ाई अगर हम बना रहे हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई अगर हम बना रहे हैं तो भैया ये जो लंबाई है, ठीक, ये जो चौड़ाई है या जो ऊंचाई है, ये क्या है, ये ए बी सी है। और ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण है, ये अल्फा बीटा गामा होंगे। तो अल्फा बीटा गामा जो है वो 90 नहीं है, ए बी सी भी 90 नहीं है। तो जो क्रिस्टल होगा वो कैसा होगा, ट्राइक्लिनिक होगा। अभी हमने आपको बताया टोटल 7 सिस्टम होते हैं, जिनमें से सबसे सरल कौन सा होता है, क्यूबिक होता है। उसी में देखो एक ट्राइक्लिनिक भी आ गया सिस्टम, ठीक है। उसी तरीके से एक टेट्रागोनल भी आ गया। ऐसे टोटल 7 सिस्टम होते हैं और इन 7 सिस्टम के 14 स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। इन 14 स्ट्रक्चर्स के पूरे सिस्टम को ब्रेवाइस लैटिस हम लोग कहते हैं भाई, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ केसीएल सिंपल क्यूबिक है, ऊपर बता चुके हैं। विच स्ट्रक्चर हैज अ डेफिनेट भैया ज्योमेट्री किसकी होगी, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ज्योमेट्री डेफिनेट होगी। विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सॉलिड की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक, ऐसा नहीं है। मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होंगे तभी क्रिस्टल परफेक्ट होगा, यानी अगर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है इसका मतलब वो सॉलिड नहीं है भाई। ग्रेफाइट है, जो ग्रेफाइट होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इसमें जो कार्बन होता है, ग्रेफाइट है क्या बेसिकली, ग्रेफाइट मेरे भाई कार्बन का ही बदला हुआ रूप है। कोयला हो गया, ग्रेफाइट हो गया, एक और नया इसका जुड़ा था फुलरिन, तो फुलरिन भी इसका ही बदला हुआ रूप है। तो जो ग्रेफाइट है उसमें कार्बन पे जो संकरण होता है वो कितना होता है, sp2 होता है। ब्रैग इक्वेशन को दिया किसने, तो WL ब्रैग और WH ब्रैग ने ब्रैग इक्वेशन यानी 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा को प्रस्तुत किया। देखिए 7 सिस्टम में से एक मोनोक्लिनिक सिस्टम भी है। मोनोक्लिनिक में अल्फा बीटा जो कोण है वो 90 होंगे, लेकिन गामा का मान 90 नहीं होगा। सीजियम क्रिस्टल कैसा होता है तो आपको बता चुके हैं, बॉडी सेंटर्ड होता है। फिर ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल जो है उसमें क्या होता है, तो ए बी सी तीनों आपस में भुजाएं बराबर नहीं होती हैं ऑर्थोरोम्बिक के अंदर। Who recommended that crystal may act as a grating for X-rays? पहले तो समझो ग्रेटिंग क्या होता है। ग्रेटिंग का मतलब देखा होगा, नालियों के ऊपर जाली पड़ी होती है, इस तरीके से नालियों के ऊपर जाली पड़ी होती है मेरे भाई, उसे ही हम लोग ग्रेटिंग बोलते हैं, ठीक। तो ग्रेटिंग मतलब जिसमें चीजें आर पार जा सके। तो एक्स रेज जो हैं क्रिस्टल से आर पार हो सकती हैं, क्रिस्टल के ट्रांसमिट कर सकती हैं। ये लावे का मेथड था, इसे लावे पढ़ लो, लाऊ पढ़ लेते हैं कई लोग, जो भी विधि आप पढ़ सकते हो मेरे भाई। तो लाऊ भी इसलिए कई लोग पढ़ते हैं। तो लाऊ ने एक्स रेज की सहायता से क्रिस्टल के बारे में बताया था, इसलिए ये जो लाऊ का मेथड है इससे हम लोग क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को पता कर सकते हैं भाई, ठीक है। उसके अलावा मेरे भाई पॉलीमर्स सॉलिड स्टेट के ये क्वेश्चंस थे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर में ये होता है कि भैया बहुत सारे छोटे छोटे, जैसे मान लिया हम कहते हैं ये एथिलीन है, C2H4 क्या है, एथिलीन है। इसका आईयूपीएसी नाम एथीन होता है। जब बहुत सारे एथीन मिला देंगे तो ये बहु एथीन हो जाएंगे, अंग्रेजी में कहते हैं पॉली एथीन हो जाएंगे, और अच्छा कहते हैं तो पॉलीथीन हो जाएंगे। जिसे तुम मोमिया, पन्नी, झिल्ली, जो भी तुम कहते हो भाई, तो इस तरीके से पॉलीमर बनते हैं। कुछ नेचुरल पॉलीमर बताओ, तो जैसे सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, सिल्क हो गया, प्रोटीन हो गया, चारों विकल्प में नहीं होंगे, जो विकल्प में होगा आप उस पर टिक लगा दोगे। ये सब नेचुरल पॉलीमर है, प्रकृति में पाए जाते हैं। सोल्यूशन ऑफ पॉलीमर में बी इन वाटर, यानी जो कोई भी पॉलीमर है अगर पानी में उसका सोल्यूशन देखेंगे तो वो होमोजेनस भी हो सकता है। होमोजेनस मतलब समांगी, पूरी तरीके से घुल भी सकता है, और हिड्रोजेनस का मतलब विषमांगी हो सकता है, ना भी घुले, दोनों तरीके का विलयन पॉलीमर दे सकते हैं। मोनोमर यूनिट ऑफ नेचुरल रबड़, जो नेचुरल प्राकृतिक रबड़ कही जाती है वो किससे बनी होती है। मोनोमर का मतलब उस शुरुआत क्या थी, वो एक लग क्या था जो मिल मिल के ये पॉलीमर बना। तो नेचुरल रबर बनी होती है आइसोप्रीन से।
उसके अलावा यहां पर एक फॉर्मूला दे रखा है कि NpCl2 का होल ऑफ n, इसमें n की वैल्यू कितनी होगी, तो n की वैल्यू इसमें होगी 3 से 5 के बीच में। ये क्वेश्चन पेपर में खूब आता है। इनऑर्गेनिक पॉलीमर हम लोग किसे कहते हैं, तो देखो एक तो ऑर्गेनिक होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बनने वाले बॉन्ड, कंपाउंड, ये सब पढ़ते हैं, वो कार्बनिक है भाई, ठीक। यहां हम बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक पॉलीमर की। तो जितने भी हम लोग पॉलीमर पढ़ रहे हैं लगभग ऑर्गेनिक ही पढ़ रहे हैं, चाहे वो नाइलॉन हो, टेफ्लॉन हो, ठीक है, अभी आगे आपको पता भी चलेगा। लेकिन इनऑर्गेनिक पॉलीमर हम लोग कहते हैं फास्फाजीन को भाई, विच इज यूज्ड इन मेकिंग फ्लेम प्रूफ। फ्लेम प्रूफ समझते हो, जो आग से बचाने वाले कपड़े होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किससे बनते हैं, तो इनमें भी फास्फाजीन का इस्तेमाल किया जाता है आग से बचाने वाले कपड़ों को बनाने के लिए। P3N3Cl3 में जो फास्फोरस है उस पे कौन सा संकरण है, तो मेरे भाई इस पे sp2 संकरण होता है। N3P3Cl6 में कैसा कंपाउंड है मेरे भाई, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, तीन ये हैं, टोटल 6 हैं। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है 6 मेंबर्ड रिंग होती है और हिड्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। होमो मतलब एक जैसा, ये हिड्रोसाइक्लिक मतलब अलग अलग है, 3N है, 3P है, तो ये कैसा है, हिड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच्ड पॉलीमर, तो जितने भी लो डेंसिटी वाले पॉलीमर होते हैं, लो डेंसिटी का मतलब जिनका घनत्व कम होता है, ठीक है, जो गांव वाली भाषा में बिगड़े बिगड़े होते हैं, दूर दूर होते हैं, उन सबको हम लोग कहते हैं लो डेंसिटी पॉलीमर। और ये सारे ब्रांच्ड पॉलीमर होते हैं, इनमें और भी लोग जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद देखिए साइक्लोट्राइफॉस्फाजीन है, तो जो साइक्लोट्राइफॉस्फाजीन है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो साइक्लोट्राइफॉस्फाजीन का स्ट्रक्चर प्लेन होता है। सिलिकॉन्स, देखो फास्फाजीन और सिलिकॉन से क्वेश्चन तो बनता है, तो सिलिकॉन्स की जो बेसिक यूनिट है वो ये होती है भैया, ठीक। एक R मतलब एल्किल ग्रुप, R मतलब एल्किल ग्रुप, SI और O लगाओ और होल ऑफ N लिख देते हैं। इसमें 1 से गुणा करो, 2 से करो, 3 से करो, तो अलग अलग सिलिकॉन्स बनते जाएंगे। यानी सिलिकॉन्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, बेसिक यूनिट उसकी यही है। सिलिकॉन को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे नहीं यूज कर सकते हैं, तो जो वैनिशिंग क्रीम होती है सफाई वगैरह करने वाली, उनमें हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। टेफ्लॉन किसका उदाहरण है, तो ये एक होमोपॉलीमर है नंबर 1, तो दूसरा एडिशन पॉलीमर है। एडिशन का मतलब जुड़ना और होमो का मतलब एक ही जैसे मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे। जहां कहीं भी होमो शब्द आ जाए, होमो का मतलब होता है समान, यानी एक जैसे पॉलीमर्स आपस में जुड़ते जाएंगे और टेफ्लॉन बन जाएगा, ठीक। इन ट्राइफॉस्फाजीन, जो ट्राइफॉस्फाजीन है उसमें फास्फोरस भी होगा, सीधी सी बात है, ट्राई मतलब 3, तो फास्फोरस भी होंगे और नाइट्रोजन भी होगा। तो जो फास्फोरस होता है उस पे sp3 संकरण होता है, जो नाइट्रोजन होता है उस पे sp2 संकरण होता है भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सिलिकॉन्स हैव द जनरल फार्मूला, जो सिलिकॉन्स होते हैं उनका जनरल फार्मूला क्या होता है भाई, तो R2SI हो का होल ऑफ N, ये वही है जो अभी हमने आपको ऊपर लिख के दिखाया था कि SI है, ऊपर R था, नीचे R था, यहाँ O लगा हुआ था और होल ऑफ, बेसिक यूनिट ये है, इस पे होल ऑफ N लगा दोगे तो यही तो जनरल फार्मूला है। इसमें 1 से 2 से 3 से आप गुणा करते रहोगे और आराम से आपको चीजें मिलती रहेंगी। बेकेलाइट क्या है, तो बेकेलाइट आपने देखा होगा हमारे घरों में जो फ्राई पैन वगैरह होते हैं चाय वगैरह बनाने वाले, तो वो बेकेलाइट के ही हैंडल उनमें होते हैं। बेकेलाइट के स्विचेस घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेकेलाइट भी एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, तो जब हम लोग फिनॉल को, समझिए, जब हम लोग फिनॉल को और फॉर्मेल्डिहाइड को मिला देते हैं तो मेरे भाई पॉलीमर, तो जो दोनों के जुड़ने से जो बनता है उसे हम लोग बेकेलाइट कहते हैं। और ये एक तरीके का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है भाई, ठीक, थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। उसके बाद विच माइक्रोमॉलिक्यूल इज नॉट अ पॉलीमर, कौन सा मॉलिक्यूल है छोटा सा जो पॉलीमर नहीं है, तो जो क्लोरोफिल है, हरी पत्तियों में पाया जाता है, उसका पॉलीमर से कोई भी लेना देना नहीं है भाई, ठीक है। नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ, आपको बता चुके हैं, आइसोप्रिन के मिलने से। सिस आइसोप्रिन, सिस और ट्रांस तो फॉर्म है कि अगर ग्रुप एक जैसे लगे होते हैं, एक तरफ लगे होते हैं तो सिस बोल देते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया था, फिलहाल आप इतना समझो, आइसोप्रिन के मिलने से ही नेचुरल रबर बनती है। लाइट स्कैटरिंग एक मेथड है, इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, तो वेट को ज्ञात करने के लिए, एवरेज मोलर मास यानी द्रव्यमान को, भार को ज्ञात करने के लिए हम लोग लाइट स्कैटरिंग मेथड, स्कैटरिंग मतलब समझते हो बिखर जाना, तो लाइट स्कैटरिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। नाइलॉन है, पॉलीएस्टर है, सिल्क है, सेलुलोज है, ये सब क्या है, ये सब फाइबर्स हैं। फाइबर समझते हो, रेशेदार, ये जितने भी हैं ये सब रेशे की फॉर्म में। नाइलॉन आपने सुना ही होगा, रस्सी बनती है, सब रेशे रेशे निकलते हैं उसमें, तो ये सब फाइबर्स में आते हैं भाई, ठीक। कंपाउंड यूज्ड एज लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट समझते हो जो चीजों को आसान बनाए, चलने में आसान,
फॉर बॉल बियरिंग, जो बियरिंग वगैरह बेयरिंग बोल देते हैं गाँव लोग उसे, एट हाई टेम्परेचर एंड हाई स्पीड, तो जो किसका इस्तेमाल करते हैं, तो सिलिकॉन ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है। गाँव लोग जिसे ग्रीस कह देते हैं, मतलब चाइन में हमारी ग्रीस लगा दो, हमारी साइकिल जो है थोड़ी कर्री चल रही है, गाँव वाले लोग ऐसा कहते हैं भाई, ठीक है। गाँव वालों का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है, कई बार लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, गाँव वालों का मतलब जो अभी भी अवेयर नहीं हुए हैं, ठीक। जैसे कई लोग हमने आज भी देखे, एक्सप्लेन क्यों करना पड़ता है, कई बार लोगों को बुरा लग जाता है, कई लोग हमने आज भी ऐसे देखे हैं जो पता चला सब कुछ ऑनलाइन हो गया, फिर भी बेचारे लाइन में खड़े हुए हैं, सुबह अपने चले गए, अपना दिन भर में बिल जमा करा, शाम को घूम लिए, चले आए, सब समय खराब हो गया। बोले भैया टाइम नहीं मिलता हमें, एक क्लिक करो जमा हो जाएगा, बात खत्म हो गई। जैसे इस समय हमें हर जो दूसरा व्यक्ति मिल रहा है, बिल्कुल भी बुरा मानने की बात नहीं है, हर दूसरा व्यक्ति जो मिल रहा है, भैया हम सोलर पैनल लगाने वाले हैं, तो इस समय हर आदमी सोलर पैनल लगा रहा है। तो अब इसका मतलब यह नहीं है कि भैया आपको बौरा जाना, सोचो समझो फिर उस तरीके से एक्ट करो, भाई सीधी सी बात है। CH3SiCl2 को जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस समझते हो आप, जब जल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो बहुत आसान है, यहां से Cl हट जाएगा क्योंकि H2O से रिएक्शन कराएंगे तो OH यहां जुड़ जाएगा और HCl के संग में HCl बना के अलग हो जाएगा, तो सिर्फ OH यहां पर आके जुड़ जाएगा। रबर जो शब्द है वो किसने दिया था, तो जोसेफ प्रीस्ले नाम का व्यक्ति है जिन्होंने रबर शब्द को दिया। उसके अलावा पॉलीसैकेराइड, यहाँ पे दो नाम लिए गए हैं, स्टार्च और सेलुलोज है। हमने आपको पहली यूनिट में पॉलीसैकेराइड के बारे में बताया था, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, सेलुलोज पॉलीसैकेराइड, और ये कैसे हैं, नेचुरल पॉलीमर्स हैं। यानी स्टार्च भी आप देखो, मम्मी हमारी आलू धुलती हैं बैठ के, उसमें सफेद सफेद निकलता है, वो स्टार्च होता है, तो स्टार्च है, सेलुलोज है, ये सब नेचुरल पॉलीमर्स हैं। वैकेलाइट और पीबीसी क्या है, तो वैकेलाइट और पीबीसी हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक का मतलब जिनकी सिंथेसिस हम लोग कर रहे हैं, जिन्हें हम लोग बना रहे हैं, उन्हें हम लोग कह रहे हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, वही आ गया, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनेगा, वैकेलाइट बनेगा, और इसके लिए कौन सी बॉन्डिंग होगी, तो ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं, क्रॉस लिंक तरीके से आपस में इन्हें जोड़ दिया जाता है और वैकेलाइट बन जाता है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन है, तो अभी आपको ऊपर भी बताया, वैकेलाइट एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। वान डर वाल्स और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये सब सेकेंडरी बॉन्ड है, यानी पहले तो मेन बॉन्ड बनना जरूरी है। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड तो तब बनेगा ना जब यहाँ पर दो HF के अणु आपस में मजबूती से जुड़े होंगे, तब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो चाहे वो वान डर वाल्स फोर्सेस हो, चाहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, ये सब अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। और सेकेंडरी फोर्सेस हैं भैया, रियलिटी ये है कि प्राइमरी फोर्सेस, प्राइमरी जो बॉन्ड्स हैं वो कौन से हैं, आयनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, हिंदी में कहें तो आयनिक बंध है, सहसंयोजक बंध है, उपसहसंयोजक बंध है, ये सब है भाई, ठीक है। ब्यूना रबड़ हो गई, ये किस तरीके का पॉलीमर है, तो ब्यूना रबड़ भी सिंथेटिक पॉलीमर में ही आ जाएगी। विच पॉलीमर इज यूज्ड इन मेकिंग कॉन्टेक्ट लेंस, तो जो भैया आंखों में लेंस वेंस लगाए जाते हैं, उन्हें बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें बनाने के लिए भी हम लोग सिलिकॉन के पॉलीमर्स का इस्तेमाल करते हैं। जो सिलिकॉन होते हैं उसमें इस तरीके की बॉन्डिंग पाई जाती है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड मिल जाएगा आपको सिलिकॉन्स के अंदर। साइलेनॉल का फॉर्मूला R3SiOH होता है, साइलेनॉल इसे बोलते हैं। ट्राईफॉस्फाजीन का स्ट्रक्चर प्लेनर होता है, आपको ऊपर भी बता चुके हैं। और ट्राईफॉस्फाजीन एक लुईस क्षार है, लुईस बेस है। एक आदमी था उसका नाम था लुईस, लुईस ने पी थी लस्सी इन 1980 में लस्सी पीते पीते इन्होंने एक डायलॉग बोला कि जो देगा उधार, जो देगा उधार कहलाएगा लुईस क्षार। यानी जिन लोगों के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं वो किसी को उधार दे देते हैं, वो सारे के सारे लुईस क्षार कहलाते हैं भाई, ठीक है। तो ट्राईफॉस्फाजीन भी एक लुईस क्षार की तरह काम करता है। जितने भी पॉलीफॉस्फाजीन हैं उन सब में ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, एक्स का मतलब हाइड्रोजन हो गया, इस तरीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, XX, ये यूनिट बार बार रिपीट होगी और जब बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक कहलाएंगे पॉलीफॉस्फाजीन। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं सारे के सारे लीनियर पॉलीमर्स होते हैं, यानी सीधे सीधे जुड़ते चले जाते हैं, वो सारे के सारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहलाते हैं। स्टार्च किसका पॉलीमर है, बता चुके हैं। ग्लूकोज के जब बहुत सारे अणु आपस में जुड़ते हैं तो स्टार्च बनता है। स्टार्च का बेसिक फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला 6-10-5 होल ऑफ n, ये स्टार्च का फार्मूला होता है मेरे भाई, ठीक। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर, आइसोप्रीन का भैया बता चुके हैं आपको। उसके अलावा मेरे भाई कैप्रोलैक्टम का फार्मूला कई बार पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भैया ये एक रिंग है, NH है और O जुड़ा हुआ है, ये कैप्रोलैक्टम कहलाता है। कंडेंसेशन पॉलीमर, दो तरीके से पॉलीमराइजेशन होता है, एक एडिशन,
एक कंडेंसेशन। एडिशन मतलब सीधे सीधे जुड़ जाएगा, कंडेंसेशन मतलब छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर कुछ बड़ा बना लेंगे। तो दो सीधे सीधे दो जुड़ रहे हैं, एडिशन है। छोटे छोटे मिलकर कुछ बड़ा होता जा रहा है, कंडेंसेशन है। तो बेकेलाइट भी एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। एक कैटालिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में लगभग आ जाता है। जिगलर नाटा कैटालिस्ट, इसका फॉर्मूला 101% पेपर में आएगा मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। TiCl4 Al(C2H5) का होल थ्राइस, ये जिगलर नाटा कैटालिस्ट का फार्मूला होता है, इसे जरूर याद कर लेना भाई। खिलौने बनाने के लिए, जितने भी जो खिलौने हैं इस तरीके की चीजें प्लास्टिक वाली बनाने के लिए ऑर्लॉन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लोरोप्रीन का इस्तेमाल किया जाता है किसे बनाने के लिए? तो भैया नियोप्रीन को बनाने के लिए हम लोग क्लोरोप्रीन का इस्तेमाल करते हैं। टेफ्लॉन का मोनोमर कौन है, यानी किसे जोड़ते जाओगे तो टेफ्लॉन बनेगा? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन यानी CF2 को अगर हम लोग जोड़ते जाएं, कई बार जोड़ दें हम लोग, तो मेरे भाई क्या बन जाएगा? टेफ्लॉन बन जाएगा। हेक्सा, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 44 भी 45 भी। हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एडिपिक एसिड को जब मिलाएंगे तो नाइलॉन 6 बनता है। लिख लो मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन दोनों पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक। 1,3 ब्यूटाडाइईन और स्टाइरीन को मिलाने से ब्यूना एस रबर बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? तो नायलॉन एक ऐसा पॉलीमर है जिसमें नाइट्रोजन एटम पाया जाता है। एथिलीन ग्लाइकॉल और डाईमेथिल टरफ्थलेट को जब मिलाते हैं तो डेक्रॉन बनता है, ये भी पेपर में कई बार बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चंस उठाए हैं भाई, ठीक है। एल्किल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम हैलाइड्स, नाम से ही पता चला, अभी हमने आपको ऊपर फार्मूला भी लिखवाया था। तब जिगलर नाटा, जहां पे साफ साफ दिख रहा है एल्यूमिनियम दिख रहा है, टाइटेनियम दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? जिगलर नाटा कैटालिस्ट की बात करी जा रही है। ऑर्लॉन किससे बनता है? तो ऑर्लॉन विनाइल साइनाइड से बना होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इज यूज टू मेक नॉन स्टिकी मटेरियल, यानी बिना चिपकने वाले मटेरियल के लिए किसे बनाते हैं? टेट्राफ्लोरोएथीन से हम लोग बनाते हैं नॉन स्टिकी मटेरियल्स को। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के लिए कोई एक उदाहरण बताओ, तो जैसे प्रोपीन है, कंडेंसेशन पॉलीमर का एक उदाहरण है। SBr का पूरा नाम आपसे पूछ सकता है, तो SBr का पूरा नाम है स्टाइरीन, S फॉर स्टाइरीन ब्यूटाडाइईन रबर। LDPE का नाम लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, अगर कहीं HDPE लिख के आ जाए तो आप बोलोगे हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन भाई, ठीक है। PMMA का पूरा नाम पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट और PTFE का नाम पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, ये फुल फॉर्म्स आप जरूर देख लेना। आपसे देखो, इसमें अगर ओरल बोलें ऑर्लॉन है, डेक्रॉन है, नाइलॉन 6,6 है, बेकेलाइट है, ठीक है, पॉलीथीन है, ये गिने हुए उंगलियों पे हैं मेरे भाई। जब डिस्क्रिप्टिव वाली वीडियो बनाएंगे तो ये सब बता भी देंगे आपको, ठीक है। मोनोमर ऑफ पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल किससे बना होता है? तो पॉली हटा दो, कई बार ऐसा होता है कि भैया एक्राइलोनाइट्राइल है, बहुत सारे एक्राइलोनाइट्राइल जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल हो जाएगा। यानी पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल किससे बना हुआ है? तो पॉली आगे का हटा दो, उन्हीं से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद टेरिलीन क्या है? तो टेरिलीन एक पॉलीएस्टर है, यानी इसमें बहुत सारे एस्टर ग्रुप आपको आपस में जुड़े मिल जाएंगे। ब्यूना एस क्या है? एक सिंथेसाइज्ड रबर है, बनाई हुई रबर है, जिसमें एस का मतलब होता है स्टाइरीन भाई, ठीक है। पीबीसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीबीसी किससे बना होता है? तो पीबीसी विनाइल क्लोराइड, जब बहुत सारे आपस में जुड़ते हैं तो उसे पीबीसी कह देते हैं। और विनाइल ग्रुप होता क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH को विनाइल कहते हैं, इसी में आगे Cl लगा दो तो ये विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। पॉलीथीन किससे बनता है? तो एथिलीन को जोड़ने पर पॉलीथीन बनता है। ये देखो, फॉर्मेल्डिहाइड यानी HCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, और फिनॉल को आपस में मिलाने पर वैकेलाइट बनता है। नॉन फ्लेमेबल, यानी जब कभी, ये जो हमने अभी आपको उदाहरण बताया था, 1 माने मोनो, 2 माने डाई, 3 माने ट्राई, 4 माने टेट्रा, तो ये जो टेट्रा फ्लोरो वाला कंपाउंड है जो अभी हमने आपको ऊपर दिखाया, जिससे मिलकर हम लोग पॉलीमर बना रहे थे, ये नॉन फ्लेमेबल है, जिसे हम लोग जला नहीं सकते मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हैं। उसके अलावा प्लास्टिक्स आर वेरी यूजफुल, जो प्लास्टिक्स होती हैं किस तरीके से हमारे काम में आती हैं, खिलौने हैं, बोतल हैं, कुचालक पदार्थ यानी इंसुलेटर हैं, पाइप हैं, इन सबको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है भाई, ठीक है। ये लगभग 120 के करीब क्वेश्चंस हैं। ओवरऑल हम लोगों ने पहली यूनिट देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, ये थी भैया हम लोग, अब हम पहुंच गए सिर्फ लास्ट यूनिट पे। 5, 6, 7 तीनों यूनिटें ये कवर हो गई हैं। कल हम आपको एक वीडियो देंगे सुबह सुबह,
जिसमें हम लोग डाई को भी कवर कर लेंगे। और कल शाम को मेरा पूरा प्रयास है कि हम आपको एक वन शॉट दे दें पूरा, जिसमें हम 1 या 2 पेपर भी सॉल्व करवाएंगे, आपको पेपर यहाँ पे दिखाएंगे कि देखो ये क्वेश्चन जो हमने इंपॉर्टेंट बताए हैं उसमें से आए हुए हैं। कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा होगा तो हम उसे आपको तुरंत बता देंगे और पूरा वन शॉट आप देख डालोगे, उसके बाहर पेपर नहीं आएगा, एज इट इज क्वेश्चन रिपीट होंगे। अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, पेपर अगर डिस्क्रिप्टिव है तब भी घबराना नहीं, बचे हुए जो टॉपिक्स हैं उन्हें भी हम बना देंगे वन शॉट पूरे। जो प्लेलिस्ट है उसे देखो, उस प्लेलिस्ट में हम बार बार बता रहे हैं 90 दिन की सीरीज बना रहे हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव की अलग प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्टिव की अलग प्लेलिस्ट है और पूरी थ्योरी भी हम पूरी पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी पूरा पढ़ा रहे हैं, ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो। चैनल को बस सब्सक्राइब करके रख लो। हम मिलते हैं आपसे, और ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, अपना चैनल है फ्री में, BD Kirin BSc, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं, थैंक यू भाई, धन्यवाद।